गरीब के पेड़ पर जादुई जामुन। हरिनगर के एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके दो बच्चे और एक पत्नी थी, जिनकी जिम्मेदारी बेचारे नरेश के ऊपर थी। वो जामुन बेचकर अपने घर के रोजमर्रा का खर्चा चलाया करता था। एक दिन वो गांव में जामुन बेचने के लिए जाता है। ए जामुन ले लो जामुन, जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन ले लो, जामुन जामुन। तभी उनके पास एक आदमी आता है। अरे भैया, क्या भाव दिए ये काले काले जामुन? अरे ले लो भैया, ज्यादा नहीं, बस 120 रुपए किलो है। आप चाहो तो 30 रुपया का एक पाव भी दे सकता हूँ। वैसे दिखने में तो बुरे नहीं है, चलो एक काम करो, अब इतने अच्छे जामुन बेच रहे हो तो कर ही दो फिर एक पाव। कैलाश के कहने पर नरेश उसको एक पाव जामुन दे देता है। ऐसे ही दिन भर वो पूरे गांव में जामुन बेचता रहता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो थक कर जंगल में जामुन के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है, जहां वो हमेशा जाया करता था। हे भगवान, जिंदगी के उतार चढ़ाव कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? कब तक मैं इस प्रकार से जामुन बेचता रहूंगा? समझ नहीं आता है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है, बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मुझे पिला दो। उस आदमी की बात सुनने के बाद वो उसे पानी तो पिलाता ही है, साथ ही अपने जामुन भी खाने के लिए देता है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम अच्छे से कमाओ और अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। ये कहने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद बचा हुआ पानी नरेश पीने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे जामुन के पेड़ का ख्याल आता है। अरे ये क्या, आज मैं अपने जामुन के पेड़ को पानी देना ही भूल गया। ऐसा कहने के बाद वो बचा हुआ पानी जामुन के पेड़ की जड़ों में डाल देता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, रुको नरेश, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़कर देखता है। अरे यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। उसके इतना कहते ही जामुन के पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं। अरे दादा, ये हम क्या देख रहा हूं? अरे, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और मैंने जब से तुम्हें यहाँ आते जाते देखा है, तुम हमेशा ही मुझे पानी देते रहे हो। दरअसल यहाँ से कोई भी गुजरता है तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता, उसे बस मेरे पेड़ पर लगे हुए जामुन की ही लालसा होती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरे इस पेड़ पर लगे हुए जामुन बहुत काम के हैं, तुम चाहो तो उनका अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी बीमार को अगर तुम ये जामुन खिलाते हो तो वो ठीक हो जाएगा। ये जामुन लोगों की बीमारी को ठीक करने के काम आएंगे। ये सुनकर नरेश बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन जामुनों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे जामुन कैसे मिलेंगे? नरेश की बात सुनने के बाद पेड़ अपनी सारी टहनियों को जोर से हिलाता है, जिसके बाद कई सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो उन जामुनों को उठाता है और अपनी टोकरी में भर लेता है। जिसके बाद वो जामुन लेकर अपने घर लौट आता है। अरे वाह पिताजी, आज तो आप कई सारे जामुन लेकर आए हो। इतने सारे जामुन आपको कहाँ से मिले? ये जामुन मुझे जादुई पेड़ ने दिए हैं। क्या कहा? जादुई पेड़? जादुई पेड़ कहाँ से आया? नरेश जादुई पेड़ की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद वो नरेश से कहती है, अच्छा, ये सब तो अच्छी बात है। वैसे अंबिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या ये जादुई जामुन उसकी तबीयत ठीक करने में काम आएगा? जैसा कि जादुई पेड़ ने कहा था, हमें एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नरेश जामुन उठाकर अपनी बेटी अंबिका के पास लेकर आता है। देखते ही देखते वो जामुन चमकने लगता है और जैसे ही नरेश अपनी बेटी को जामुन खिलाता है, उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पिताजी, आपने मुझे ये क्या खिलाया है? देखो, मैं तो पहले से बहुत ज्यादा तरोताजा तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। लगता है जादुई पेड़ के जामुन ने अपना असर दिखा दिया है। नरेश बहुत खुश होता है और वो अगले दिन ही गांव के अंदर एक छोटा सा टेंट लगाता है और वहां अपनी जामुन की टोकरी को रख लेता है, जिसके चलते वो एक माइक में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आओ 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 और अपनी बीमारी का इलाज मेरे पास से लेकर जाओ। ऐसे जामुन जो कि जादुई हैं,
एक बार जो खाएगा बीमारी से छुटकारा पाएगा। आओ आओ आओ। नरेश की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग उसके टेंट के पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उसे कहते हैं, अरे बेटा, सुना है जामुन बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या ये जामुन मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकता है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा आप आओ तो सही, आपकी सभी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। एक जामुन आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। ऐसा कहने के बाद नरेश एक जामुन उठाता है और दामोदर को खिलाने लगता है। जैसे ही वो दामोदर को जामुन खिलाता है, उस जामुन के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। जामुन खाने के बाद दामोदर के जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उछल कूद करने लगता है। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। सालों से जो दर्द मुझे परेशान कर रहा था, आज मुझे उससे छुटकारा मिल गया। अब तो मैं अपने पैरों से खूब लंबी लंबी दौड़ भी लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर दामोदर यहाँ से वहाँ भागने लगता है। उसको इस तरह देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है जो कुबड़ी होती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। जब इस बूढ़े आदमी के पैर ठीक हो सकते हैं तो क्या मेरा कुबड़पन ठीक नहीं हो सकता? अरे अम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक एक करके सभी का इलाज करूँगा और सभी की बीमारियों को दूर करूँगा। आप मेरे पास आओ, मैं आपको ये जामुन खिलाता हूँ। नरेश उस कुबड़ औरत को भी अपना जादुई जामुन खिलाता है, जिसके बाद देखते ही देखते उस कुबड़ औरत की पीठ बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो सीधे चलने लगती है, जिसके चलते वो नरेश को खूब सारा आशीर्वाद देती है। अरे बेटा, जिंदगी भर से जिस परेशानी से मैं गुजर रही थी, तूने मिनटों में उसे ठीक कर दिया। भगवान हमेशा तेरा भला करे और तू हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। ऐसा कहने के बाद गोदामबरी वहां से चली जाती है, जिसके बाद नरेश गांव के कई सारे लोगों का इलाज करता है। शाम तक वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और उसके सारे जामुन खत्म हो जाते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, आज मैंने कितना सारा पैसा कमाया। इतना पैसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाया। आज मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। ऐसा सोचकर नरेश एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है और अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए अच्छा खाना पैक करवा लेता है। खाना पैक करवाने के बाद वो जंगल के रास्ते वो अपने घर की तरफ लौटने लगता है, लेकिन जंगल के रास्ते में उसे जादुई पेड़ मिलता है। जादुई पेड़ मेरे सामने प्रकट हो। नरेश कितना कहते ही जादुई पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं, जिसके बाद वो कहता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारा यहाँ दोबारा से स्वागत है। तो आज तुम्हें लोगों की मदद करके कैसा महसूस हुआ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक जादुई पेड़ की मदद से मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा और लोग मुझे खुशी खुशी इतने सारे पैसे भी देंगे। ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है जो तुम्हें मिला है। वैसे मेरे सारे जादुई जामुन खत्म हो गए, क्या तुम मुझे अपने और जादुई जामुन देने का कष्ट करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितने चाहो उतने जामुन यहाँ से ले जा सकते हो। इतना कहते ही जादुई जामुन का पेड़ जोरों से अपनी टहनियों को हिलाता है, जिसके बाद उसकी टहनियों से कई सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं। नरेश उन जामुनों को उठाता है और अपनी टोकरी में भर लेता है, जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही रोजाना नरेश जामुन के पेड़ की वजह से लोगों की मदद भी करता है और अपने परिवार को अच्छे से चलाने भी लगता है। धीरे धीरे नरेश जादुई जामुन बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाता है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगता है। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली त्रिवेणी देवी के 3 बेटे थे, दुर्गेश, अनिकेत और राजेश। राजेश तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी 5 साल पहले बबीता से हो चुकी थी और दूसरे बेटे दुर्गेश की शादी कुछ महीनों पहले माया से हो गई थी। शादी के इतने सालों बाद भी बबीता की गोद सूनी थी, जिस कारण एक भी दिन खाली नहीं जाता था जब उसकी सास उसे खरी खोटी नहीं सुनाती थी। सुबह का समय था, त्रिवेणी बैठी हुई बबीता पर कुड़कुड़ा रही थी। अरे ओ कामचोर करम जली, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी बना रही है? बनी नहीं क्या तेरी चाय? अरे इतनी देर में तो पूरे पकवानों का ढेर लगा देती। सास का गुस्सा देखकर बबीता झटपट से चाय का कप लेकर हड़बड़ाहट के साथ सास के पास आकर चाय परोसती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। ये सुनकर त्रिवेणी भागते हुए गर्मा गर्म चाय बहू पर डाल देती है, जिस मारे बबीता का चेहरा भभक उठता है और उसके जुबान से एक दर्द भरी चीख निकलती है। माँ, मेरा चेहरा। कितनी बार कहा है ना तुझे, अपने मनहूस मुंह से मत कहा कर मुझे माँ जी। अरे मेरे तो भाग्य फूट गए थे जो तुझ जैसी बांझ मेरी बहू बन गई।
अरे तू औरत के नाम पर कलंक है। जानती है, जो औरत एक बच्चा भी नहीं जन सकती, वो जीवन भर अधूरी रहती है और जमाना उस पर 100 तोहमत लगाता है। अगर मुझे पता होता कि तुझ में बांझपन का इतना बड़ा खोट है तो मैं भूल से भी तुझे अपनी बहू नहीं बनाती। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है कि मेरी कोख बंजर है? भगवान ने मुझे अधूरा बनाकर भेजा है, तो इसमें मैं कहाँ से कसूरवार हूँ? ये पहली बार नहीं था। बबीता को हर दिन अपनी सास के तीखे ताने भरे शब्द का सामना करना पड़ता था। समय गुजर रहा था। फिर एक दिन त्रिवेणी को पता चलता है कि उसकी दूसरी बहू गर्भवती है। क्या तू सच कह रही है मंजली बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल सच। मैं माँ बनने वाली हूँ और अब दादी। आखिरकार ईश्वर ने मेरे घर पर अपनी नजर फेर ही दी। अब मेरे सूने घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। बहुत बहुत बधाई हो माया। आओ, अपनी जेठानी के गले नहीं लगोगी? अपनी बांझ बहू की ये बात सुनकर त्रिवेणी गुस्से से तिलमिलाकर बोलती है। ठहर जा मनहूस, तू मंझली बहू से गले नहीं मिलेगी। क्या पता कहीं तेरे बांझपन की परछाई मेरे घर की खुशियों को खा बैठे। अब से लेकर अगले 9 महीने तक तू माया बहू के आजू बाजू भी भटकती दिखी तो ये सास तेरे गले का फांस बन जाएगी। अब खड़ी क्या है, जाकर मर किसी कोने में। अपनी सास से मिले बांझपन के ताने बबीता के सीने में तीर के जैसे जा लगते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में आती है। तभी राजेश कहता है, क्या हुआ बबीता, माँ ने तुम्हें फिर ताने मारे क्या? अरे जाने दो राजेश, वैसे भी सास बहू में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। बबीता, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे सामने तुम्हें अपनी सास के हक में झूठी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के रग रग से वाकिफ हूँ। राजेश ऐसा बोल ही रहा होता है कि त्रिवेणी अंदर आकर बोलती है, मुझे पता था कि मेरी ये बांझ बहू अपने अंदर भरा गुब्बारा कहीं तो फोड़ेगी, और जब खुशियों में खलल ना डाल सकी तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। बांझ बैरन कहीं की। बस करो माँ, क्यों बेचारी को कोसती हो? कभी तो बख्श दिया करो उसे। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं कान लगाकर बातें सुनने की। अनिकेत की शादी का कार्ड छप चुका है, रिश्तेदारों में बांट देना। 2 दिन बचे हैं शादी में। और हाँ, एक बात याद रहे, शादी में मुझे ये बांझ दूर दूर तक दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही वक्त की तेज रफ्तार के साथ 2 दिन बीत जाते हैं और त्रिवेणी देवी अपने तीसरे बेटे की बारात लेकर नितारा के घर पहुंचती है, जहां सभी बारात में नाचते गाते दुल्हन के द्वार पर पहुंचते हैं। वहीं बेचारी बबीता को ससुराल के सन्नाटे में अकेले रहना पड़ता है। उस पल उसकी आंखों में उतरे हुए आंसू उसके बांझपन के सबक को तोड़ रहे थे। क्यों भगवान, मुझे उस गुनाह की सजा क्यों मिल रही है जिसकी जिम्मेदार मैं ना होकर भी बन गई? क्या मेरा फूट फूट कर रोना तुझे दिखाई नहीं देता? आज मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्यों लगाता है तू हम औरतों की कोख पर बांझपन का कालिक? आखिर क्यों? बबीता की आवाज पूरे घर के सन्नाटे में गूंज उठती है। वहीं दूसरी ओर त्रिवेणी अपनी तीसरी बहू नितारा के साथ लौटती है। दिन गुजरते हैं जहां त्रिवेणी अपनी 2 बहू माया और नितारा पर जान छिड़कती है, वहीं बबीता उसकी नजर में हमेशा खटकती रहती थी। दिन बीतते गए और त्रिवेणी की तीसरी बहू भी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे सास का सीना और भी चौड़ा हो गया। माँ जी, मुझसे ये रूखा सूखा खाना नहीं खाया जा रहा, जी कच्चा हो रहा है। मुझे गाजर, मेवे, पिस्ते का बना हलवा खाना है। अरे बस इतनी सी बात, तू ठहर। बबीता, अरियो बबीता, अरियो मेरी बांझ बहू, बहरी हो गई है क्या? सास की उखड़ी बोली सुनकर बहू खौफ से भरकर भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी त्रिवेणी दांत पीसते हुए बेरहमी से बबीता के बाल खींचकर कहती, क्यों रे करमजली, सास की आवाज अनसुनी करती है? कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई है? माफ कीजिए माँ जी, वो मैं बर्तन मांज रही थी। क्यों झूठे बहाने बना रही हो? माँ जी, सच तो ये है कि अपनी दोनों देवरानी को प्रेग्नेंट होने की खुशी आपके पेट में पच नहीं रहा। ऐसा ना कहो नितारा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर मैं बांझ बजरंगबली नहीं जो सीना फाड़ कर दिखा सकूं कि तुम्हारी जेठानी के मन में तुम्हें लेकर जलन की भावना नहीं है। अरे बंद कर अपनी चिकनी चुपड़ी बोलबाले की गठरी। तेरे बड़बोली बनने से तेरे माथे पर लगा बांझपन का दाग मिट नहीं जाएगा।
अब जा, जाकर नितारा बहू के लिए गाजर का हलवा बना। माँ जी, मेरे लिए भी आमचूर वाली कड़ी बनवा देना। कड़ी जरा खट्टी ही रखना जेठानी जी। वो क्या है ना, प्रेगनेंसी में औरत का मुंह फीका रहता है। मगर आपको कैसे पता होगा, बांझ जो ठहरी। सास और देवरानी के तकलीफ देह ताने बबीता को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे, मगर उसके जुबान पर जड़ी चुप्पी टस से मस नहीं हुई। समय गुजरता गया, जिसके साथ माया प्रेगनेंसी के 8वें महीने के पड़ाव और नितारा 5वें महीने में प्रवेश करती है। मंझली बहू, बस तेरे डिलीवरी की डेट नजदीक आ गई है, इसीलिए कल तेरी गोद भराई के साथ लगे हाथ नितारा बहू की गोद भराई भी हो जाएगी। सो तो ठीक है माँ जी, मगर हम नहीं चाहते कि हमारी गोद भराई में किसी बांझ की परछाई हमारे होने वाले बच्चे के इर्द गिर्द मंडराए। तू फिक्र मत कर बहू, ये बांझ कल अपने कमरे में रहेगी। हाँ, वैसे अच्छा ही है। उसी बहाने इन्हें जेठ जी को अपने लटके झटके दिखाने का खुला मौका मिल जाएगा। भाभी, इस बार कोई भी भूल चूक मत करना, क्या पता आपकी सोनी गोद भर जाए। रात ढलती है और अगले दिन गोद भराई का जश्न छिड़ता है, मगर बबीता को कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए राजेश भी कमरे में ही रुका था। तभी राजेश को बुलाने के लिए त्रिवेणी जैसे ही दरवाजे के पास आती है तो वो उनकी बातें सुन लेती है। क्यों बबीता, क्यों? किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगत रही हो, जबकि तुम ये जानती हो कि कमी तुम्हारी कोख में नहीं है, बल्कि तुम्हारे पति में पिता बनने की काबिलियत ही नहीं है। फिर भी इस सच को अपने सीने में दबाकर माँ के ताने से तिल तिल मरती हो। भगवान के लिए चुप हो जाइए राजेश। ये बात माँ जी को पता चल गई तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। ये सुनकर त्रिवेणी के मन में एक ही ख्याल उठ रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर आती है, उसकी आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। बहू, मुझे माफ कर दे, इतने सालों से मेरे ताने सुन रही है, आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। एक औरत होकर भी मैं एक औरत की दुश्मन बन बैठी। माँ जी, मुझसे माफी मांगकर आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। जीवन तो है ही सुख दुख का संगम। ये तो भगवान ने हमारे तकदीर में बच्चे का सुख नहीं लिखा है, मगर ये क्या कम है कि मेरी 2 देवरानी प्रेग्नेंट है। ये बबीता का बलिदान ही था जो मां बनने की सामर्थ्य होने के बावजूद उसने बांझपन का कलंक अपने आंचल में समेट लिया। कड़वा कथन है, मगर कभी कभी जो दिखता है असल में वो होता नहीं है। इसलिए बिना सच जाने की पुख्ता परख किए किसी को दोषी ना ठहरा।